हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर अकेडमी। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे आईआईटी पॉलिटेक्निक के फिजिक्स के बारे में, तो अभी तक फिजिक्स के 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, ध्वनि तथा तरंगे। जो लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हर एक चैप्टर जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उन सब का मैंने एक अच्छा सा नोट्स आपको दिया है, प्रोवाइड किया है। तो आप लोग जो भी चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको उस चैप्टर का उस पीडीएफ का एक लिंक मिलेगा और उसमें जाके आप उस चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हैं और उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ पर आपको असुविधा हो रही है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, पीआरएस द फ्यूचर अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आईआईटी पॉलिटेक्निक हिंदी मीडियम में फिजिक्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको आईआईटी पॉलिटेक्निक के फिजिक्स का जितना भी सिलेबस है हर एक चैप्टर का आपको नोट्स दे दिया गया है। इसके साथ ही साथ यूनिट वाइज, जैसे हीट का अलग से, ऑप्टिक्स का अलग से, इलेक्ट्रिसिटी का अलग से, यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो उन सब को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ध्वनि तथा तरंगे। चलिए तो ध्वनि तथा तरंगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखिए मुख्य रूप से हमको ध्वनि और तरंग के बारे में पढ़ना है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में सरल आवर्त गति नाम से एक अलग से चैप्टर बनाया गया है। तो वो सरल आवर्त गति से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है पहले हम उसको डिस्कस यहाँ पर करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे ध्वनि और तरंगों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होती है? आवर्ती गति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, देखिए किसी भी पिंड की उस गति को हम आवर्ती गति कहेंगे जब वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता हो। मतलब कोई पिंड एक ही रास्ते पर चलता हो, एक फिक्स है उसका रास्ता कि इसी रास्ते पर ये चलेगा, और एक निश्चित समय अंतराल में वो दोबारा से लौट कर वहीं पर आए, तो इस प्रकार की गति को हम लोग बोलते हैं आवर्ती गति। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे उदाहरण क्या हो गया कि आप जानते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है ना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 1 साल का समय लगाती है। इसका मतलब कि पृथ्वी इस सूर्य के चारों ओर, इसी पहली बात तो आप जानते हैं इसी मार्ग पर घूमेगा। ये पाथ इसका यानी जो मार्ग है वो तो निश्चित है। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर और एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराता है। इसका मतलब कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति है वो कैसी गति कहलाएगी? ऐसी गति को हम लोग बोलते हैं आवर्ती गति या फिर पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए, जैसे हम लोग बात करें, अगर घड़ी में बात करें तो घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, आप समझते हैं कि घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो इसी वृत्तीय मार्ग पर बार बार और एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को पूरा करती रहती हैं, दोहराती रहती हैं। इसका मतलब भी ये एक आवर्ती गति है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब मान लीजिए कि कोई, अगर यहाँ से हमने कोई एक पिंड यहाँ से लटका दिया और इसको हमने यहाँ पर विस्थापित करके खींच के छोड़ दिया, तो ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से लौट के आएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। ये बार बार इस प्रकार की गति करेगा। तो क्या ये भी एक आवर्ती गति है? जैसे हमने डिफिनीशन यही देखा कि आवर्ती गति का मतलब निश्चित पथ पर, बस आवर्ती गति में इतना ही आप याद रखिए कि निश्चित पथ पर कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में अगर अपनी गति को वो दोहराता है तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे? आवर्ती गति। तो आप इसमें भी देख लीजिए कि ये जो पिंड है ये एक निश्चित समय अंतराल में बार बार इसी पथ पर अपनी गति को दोहरा रहा है। इसका मतलब कि ये भी एक आवर्ती गति कहलाएगा, ये भी एक आवर्ती गति कहलाएगा, ये भी एक आवर्ती गति कहलाएगा। लेकिन आप देखिए कि इन तीनों आवर्ती गतियों में आपको एक खास डिफरेंस दिख रहा होगा। ये दोनों के दोनों तो एक टाइप के हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है। अलग क्यों है? देखिए, ये भी अपनी गति को बार बार दोहरा रहा है निश्चित पथ पर, ये भी अपनी गति को बार बार दोहरा रहा है एक निश्चित पथ पर, लेकिन ये जो है ये भी अपनी गति को बार बार दोहरा रहा है एक निश्चित पथ पर, लेकिन ये दोनों एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति कर रहे हैं। ये भी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति कर रहा है, जबकि ये एक निश्चित बिंदु के इधर और उधर गति कर रहा है, जिसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन है ना, इधर उधर गति कर रहा है।
तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के चारों ओर अपनी गति को दोहराएगा तो ऐसी गति को आप केवल और केवल क्या बोल सकते हैं, आवर्ती गति। लेकिन अगर कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर अपनी गति को निश्चित समय अंतराल में दोहराए तो इसको आप आवर्ती गति तो कह ही सकते हैं। आवर्ती गति तो है ही, क्योंकि बार बार अपनी गति को दोहरा रहा है निश्चित समय अंतराल में। इसके साथ ही साथ आप इसको और क्या बोल सकते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं दोलनी गति। दोलनी गति, ठीक है। तो आवर्ती गति के बाद अगला जो है आपको पढ़ना है वो क्या है, दोलनी गति। दोलनी गति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, है ना, ऑसिलेटरी मोशन। तो ध्यान रखिएगा कि आवर्ती गति और दोलनी गति में बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है। आवर्ती गति में जो पिंड होता है वो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर अपनी गति को बार बार दोहराता है, जबकि दोलनी गति में जो पिंड होता है वो एक निश्चित बिंदु के इधर और उधर गति करता है, चारों ओर नहीं, बस इधर और उधर गति करता है। इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, दोलनी गति, ठीक है। अब एक मेन कंक्लूजन यहाँ से निकल के आता है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना कि सभी अयस्क को हम क्या बोल सकते हैं, सभी अयस्क को एक ऐसे होता है ना कि सभी अयस्क को पदार्थ होता है, उससे निष्कर्षण हम लोग करते हैं धातुओं का। तो जो एक पदार्थ का मुख्य भाग होता है उसको एक जिससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं उसको अयस्क बोलते हैं, और उसको बाकी को क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। तो सभी अयस्क को हम खनिज बोल सकते हैं, लेकिन सभी खनिज को अयस्क नहीं बोल सकते, है ना, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी आप ध्यान रखिए कि जितनी भी दोलनी गति हैं, जितनी भी दोलनी गति हैं उनको हम आवर्ती गति तो कह ही सकते हैं, लेकिन जितनी भी आवर्ती गति है उसको हम दोलनी गति नहीं कह सकते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं कुछ इस तरीके से बना दूं कि एक वेन डायग्राम से अगर आपको समझाना चाहूँ तो ध्यान रखिए कि जितनी भी दोलनी गति है उसको आप आवर्ती गति भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब कि दोलनी गति को अंदर बना देते हैं, ये हो गया दोलनी गति, ठीक है, दोलनी गति। और बड़े वाले उसमें क्या बना दे रहे हैं, इसमें हो जाएगा आवर्ती गति। इससे क्या पता चलता है, इस वेन डायग्राम से क्या पता चलता है कि जो दोलनी गति है, ये दोलनी गति वाला भाग ये आवर्ती गति के ही अंदर आता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि जितनी भी दोलनी गति हैं उनको हम आवर्ती गति कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आवर्ती गति हैं इधर वाले जिनको हम दोलनी गति नहीं कह सकते, जैसे कि ये दोनों, ठीक है। तो सभी के सभी आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होते, लेकिन सभी दोलनी गति आवर्ती गति होती है, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई आवर्ती गति और दोलनी गति की। अब एक यहीं पर छोटा सा और चीज़ देख लीजिए आप, दोलनी गति आवर्ती गति की बात हो रही है, तो यहीं में अगला एक आता है कंपन गति या कंपनिक गति। तो कंपनिक गति का क्या मतलब है, इसको वाइब्रेटरी मोशन आप कह सकते हैं, वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, वाइब्रेटरी मोशन। तो जो दोलनी गति है उसी को हम वाइब्रेटरी मोशन भी यानी कि कंपनिक गति भी कह सकते हैं। शर्त ये है कि इसका जो ये दोलन का जो आयाम होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, ये बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये पिंड यहाँ से इसको माध्य स्थिति बोलते हैं, अगर इससे ये बहुत कम दूरी तक विस्थापित हो रही है तो ऐसी दोलनी गति को हम कंपनिक गति भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब आयाम का मान या विस्थापन का मान कम हो जाए ऐसी दोलनी गति को हम कंपनिक गति या वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आवर्ती गति, दोलनी गति और कंपनिक गति अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। जैसे कि आगे सबसे पहले हम लोग बात करना है कि विस्थापन क्या है, आयाम क्या है, उसके बाद आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, इनके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक दोलनी गति का एक चित्र यहाँ पर बना देता हूँ और उसमें क्या क्या टर्म यूज़ हो रहे हैं उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई एक दृढ़ आधार है, दृढ़ आधार। यहाँ से हमने किसी एक लचकदार और लंबाई में न बढ़ने वाली एक डोरी ली और इसमें हमने ये हुक लगा दिया और इस हुक के माध्यम से हमने इसमें क्या लटका दिया है, यहाँ पर एक गोला, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हमने क्या किया, इस गोले को इस माध्य स्थिति से, ये माध्य स्थिति है, यहाँ से थोड़ा सा विस्थापित करके यहाँ लाके छोड़ दिया। और जब वहाँ ले जाकर इसको छोड़ेंगे तो ये वापस इधर भी ऐसे आएगा, है ना, इधर भी यहाँ तक आएगा। और इस स्थिति को आप बोल दीजिए, इसको मैं बोल रहा हूँ कि O, इसको बोल देते हैं O, ये O हो गया, ये A और ये B, ठीक है। जब कभी भी
एक बहुत ही छोटे से धातु के गोले को, है ना, जिसका आकार बहुत बड़ा ना हो, बहुत छोटा सा हो लेकिन भारी हो, तो एक छोटे और भारी जब धातु के एक गोले को किसी लचकदार, ये लचकदार और लंबाई में न बढ़ने वाले एक डोरी से बांध के लटका दिया जाए, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार की व्यवस्था को बोलते हैं सरल लोलक। सरल लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम। ठीक है, जहां से इसको लटकाए रहेंगे इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निलंबन बिंदु। निलंबन बिंदु। ठीक है, और ये जो जिस गोले को हमने लटकाया है इस गोले को बोलते हैं गोलक, बॉब या गोलक। ठीक है, और ये मान लीजिए आप कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो लंबाई है वो है L, डोरी की जो लंबाई, धागे की लंबाई है वो है L, और इसके साथ ही साथ ये जो गोला है इसकी त्रिज्या क्या है? इसकी त्रिज्या है स्मॉल r। तो धागे की लंबाई और ये त्रिज्या r को जब जोड़ देते हैं तो जो लंबाई आती है उसको बोलते हैं प्रभावी लंबाई। ठीक है, तो प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा? प्रभावी लंबाई बराबर L प्लस R। ठीक है, कभी आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए प्रभावी लंबाई पता करिए या प्रभावी लंबाई की वैल्यू दी हो, तो ध्यान रखिएगा कि प्रभावी लंबाई का मतलब खाली धागे की लंबाई नहीं, बल्कि धागे की लंबाई प्लस इस गोलक की त्रिज्या। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्रभावी लंबाई आ जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक दो और टर्म आते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं आयाम क्या होता है, फिर आवर्तकाल की बात करेंगे और उसके बाद आवृत्ति की बात करेंगे। ठीक है, इतने टर्मिनोलॉजी हमको समझनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विस्थापन क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, पिंड को जब आप इस धागे से बांधकर इस दृढ़ आधार से ऐसे लटकाएंगे तो ये जिस अवस्था में ऐसे नॉर्मली पड़ा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं साम्य अवस्था, साम्यावस्था। ठीक है, और साम्यावस्था से अगर पिंड को आप विस्थापित करेंगे तो किसी भी क्षण साम्यावस्था से कण का जो विस्थापन होता है, कण की जो दूरी होती है, उसी दूरी को हम लोग बोलते हैं क्या? विस्थापन। जैसे अगर ये पिंड मान लीजिए यहाँ पर है तो इसका मतलब विस्थापन यहाँ से लेकर ये यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, किसी क्षण ये पिंड यहाँ से लौट के आ रहा है, यहाँ तक पहुँचा है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है इसी को क्या बोलेंगे? विस्थापन। ठीक है, तो पिंड जो है साम्यावस्था से जितनी भी दूरी तक होता है, जितनी भी दूरी पर हो, अधिकतम ये दूरी है, उससे कम ये हो सकता है, और भी कई पोजीशन हो सकते हैं। ठीक है, तो साम्यावस्था से कण के बीच की जो दूरी होती है किसी भी क्षण, उसी दूरी को हम लोग बोलते हैं उस पिंड का विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन का मतलब कहाँ से? विस्थापन का मतलब साम्यावस्था से विस्थापन। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है आयाम, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड या आयाम का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड या आयाम बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जो अधिकतम विस्थापन होता है पिंड का, अधिकतम विस्थापन। बस सिंपल सी बात है कि अधिकतम विस्थापन जो है उसी को नाम दे दिया गया है क्या? आयाम। तो विस्थापन तो आप समझ ही रहे हैं कि साम्यावस्था से जितनी भी दूरी पर कण है उनके बीच की जो दूरी है उसी को हम बोल रहे हैं विस्थापन। और अगर वो विस्थापन अधिकतम हो जाए, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, तो उस विस्थापन को क्या बोलने लगेंगे? आयाम। तो आप देखिए कि ये कण अधिक से अधिक कहाँ तक जा सकता है? ये पिंड, अगर ये साम्यावस्था है तो ये पिंड यहाँ से अधिकतम यहाँ जा सकता है, इस तरफ, या फिर ये इस तरफ। तो दोनों तरफ, साम्यावस्था की किसी भी एक तरफ पिंड का जो अधिकतम यहाँ से ये दूरी है या विस्थापन है, उसी दूरी या विस्थापन को क्या बोलेंगे? आयाम। ठीक है, तो साम्यावस्था के किसी भी एक तरफ पिंड के अधिकतम विस्थापन को ही उस पिंड का आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और इसको प्रदर्शित करते हैं ए से, इसको प्रदर्शित करते हैं ए से, एम्पलीट्यूड को। ठीक है, तो विस्थापन हो गया, आयाम हो गया। अब अगला टॉपिक है हमारा आवर्तकाल, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, देखिए टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? परिभाषा याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आप आवर्तकाल का मीनिंग ही नहीं समझते हैं तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। आवर्तकाल पूछता है तो आप आवृत्ति निकाल देते हैं, और आवृत्ति पूछता है तो आप आवर्तकाल निकाल देते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आवर्तकाल यानी कि ये एक प्रकार का समय है, टाइम है। तो आवर्तकाल का मात्रक तो आप समझ ही जाएंगे, इसका मात्रक सेकेंड होगा। ठीक है, और आवर्तकाल का मतलब होता है एक पूरा दोलन या एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक दोलन या एक चक्कर समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर चारों ओर वो घूम रहा होता कोई पिंड, जैसे कि घड़ी के केस में तो बड़ा ही आसान है, एक चक्कर पूरा हमने पता कर लिया कितने समय में लगाया, वो आवर्तकाल हो गया। यहाँ पर तो चक्कर भी नहीं लगा रहा है,
तो यहाँ पर आप आवर्तकाल या दोलन काल जिसको कहते हैं वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, दोलन काल या आवर्तकाल के लिए आप कहेंगे किसी भी पिंड के द्वारा एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उस समय को ही बोलते हैं एक दोलन काल या फिर एक आवर्तकाल। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एक दोलन क्या होता है। एक दोलन का मतलब ये होता है कि पिंड जहाँ से भी चले, जिस भी अवस्था से चले, दूसरे छोर को या सभी छोरों को टच करते हुए जब वो दोबारा से वहाँ पर पहुँचता है तो जितनी दूरी वो तय करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक दोलन, है ना। ये पूरे चक्कर को हम बोलेंगे एक दोलन कंप्लीट हो गया। जैसे मान लीजिए कि पिंड अगर साम्यावस्था से इधर गया तो इधर जाएगा, फिर लौट के इधर आएगा, फिर इधर भी जाएगा और फिर लौट कर इधर आएगा। ये क्या हो गया? ये पूरा हो गया एक दोलन, ठीक है। ये एक दोलन कंप्लीट हो गया। मान लीजिए आप अगर यहाँ से आप नोटिस नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मत करिए। आप अगर मान लीजिए सोच रहे हैं कि यहाँ से हम पिंड को अगर हम देखें कि इसका एक दोलन कब कंप्लीट होगा, तो अगर आप यहाँ से ले रहे हैं तो एक यहाँ से ये यहाँ पर आएगा, फिर दोबारा से लौटकर यहाँ पर आएगा। इसका मतलब कि अब जाके क्या हो गया? एक दोलन पूरा हो गया, ठीक है। तो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है पिंड को, उस गोलक को, उसी समय को बोलते हैं एक दोलन काल या फिर एक आवर्तकाल, ठीक है। और इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ से दे देता हूँ कि जैसे आप घड़ी के ही केस में देख लीजिए। ये घड़ी के केस में अगर ये कौन सी गति कर रहा है तो आप समझ रहे हैं ना कि ये आवृत्ति गति भी है, आवर्ती गति भी है और दोलनी गति भी है। और ये कौन सी गति है? तो ये केवल और केवल आवर्ती गति है, ये दोलनी गति नहीं, ठीक है। तो आवर्ती गति में देखिए, आप जानते हैं ना, यहाँ पे 12 लिखा है, 1 2 ऐसे से करके, फिर ये 11, फिर 12, यहाँ पर 6 है, ये 3 है और 9 है। तो इसमें आप जानते हैं 3 सुइयाँ होती हैं। ये एक सेकंड की सुई हो गई, फिर इसके बाद मिनट की सुई हो गई, फिर ये आवर वाली सुई, घंटे वाली सुई हो गई। तो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल या दोलन काल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए इस सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना है, तो सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है, कितने समय में एक पूरा चक्कर पूरा करती है? तो आप जानते हैं कि पूरा एक चक्कर पूरा कर लेती है, तब उसको हम बोलते हैं 1 मिनट। इसका मतलब कि जो सेकंड वाली सुई है, ठीक है, जो सेकंड वाली सुई है उसका आवर्तकाल कितना है, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? ये पूरा लगाती है 60 सेकेंड, या उसी को क्या बोलेंगे? 1 मिनट, ठीक है। इसी तरह से अगर सेकंड के बाद हम लोग बात कर लें किसकी, सेकंड के बाद बात कर लेते हैं मिनट वाली सुई की, तो मिनट वाली सुई कितना समय लगाती है? मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? 1 घंटे लगाती है ना, यानी कि 60 मिनट लगाती है। तो T बराबर 60 मिनट या फिर 1 आवर। याद रखिएगा इसको, कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, बस सुई का नाम दे दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड वाली सुई का जो आवर्तकाल है वो 60 सेकंड है, मिनट वाली सुई का जो आवर्तकाल है वो 60 मिनट है, और लास्ट बचा क्या? घंटे वाली सुई, यानी कि आवर वाला जो सुई है, घंटे की जो सुई है उसका आवर्तकाल कितना है? तो घंटे वाली सुई का आवर्तकाल है ये पूरा कितना हो जाएगा? तो कई बार आंसर देते हैं लोग 24 घंटे। ध्यान रखिएगा, 24 घंटे में ये आवर वाली जो सुई है वो 2 चक्कर पूरा कर लेती है, क्योंकि घड़ी में आपकी कितने घंटे का बना हुआ खाका, कुल यहाँ पर 12 घंटे का ही तो बना हुआ है ना। तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। तो इसका मतलब एक चक्कर पूरा करने में इसको 12 घंटे ही लगेंगे, ठीक है ना। तो 24 घंटे नहीं, 12 घंटे। याद रखिएगा कि ये 12 घंटे होता है, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। इसी तरीके से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर आवर्तकाल है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर आवर्तकाल है, तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट है आवृत्ति। देखिए, आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक दोलन या एक आवृत्ति, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकंड में, ध्यान रखिए, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में अगर हो सकता है कि कोई पिंड ऐसा हो 1 सेकंड में ऐसे कई बार आता हो जाता हो, कई दोलन पूरा करता हो, तो अगर 1 सेकंड में 10 दोलन पूरा कर रहा है तो इसकी आवृत्ति 10 हो जाएगी, ठीक है। तो आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकंड में पूरा किए गए चक्करों या दोलनों की संख्या। आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक दोलन पूरा करने में लगाया गया समय, ठीक है। और इन दोनों में आपस में एक रिलेशन है। आवर्तकाल को T से प्रदर्शित कर रहे हैं, आवृत्ति को N से भी प्रदर्शित करते हैं, F से भी प्रदर्शित करते हैं। तो आवृत्ति और आवर्तकाल में जो संबंध है वो क्या है? तो वो है N बराबर 1/T। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, ठीक है। चलिए, तो अब आपको समझ में आ चुका है कि
आवर्ती गति क्या है, दोलनी गति क्या है, कंपनिक गति क्या है, सरल लोलक क्या है, प्रभावी लंबाई क्या है। इसके साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो टर्म थे वो मैंने बता दिए, विस्थापन क्या होता है, आयाम क्या होता है, आवर्तकाल और आवृत्ति। अब हम लोग बात करेंगे सरल आवर्त गति के बारे में। चलिए तो देखते हैं सरल आवर्त गति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे समझेंगे, देखिए सब इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एक पेंडुलम लेते हैं, ये दृढ़ आधार हो गया और ये निलंबन बिंदु हो गया और ये धागे में हमने मान लीजिए किसी गोलक को यहाँ पर लटका दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब इसको हम साम्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ते हैं तो ये इसके दोनों ओर, साम्य स्थिति के दोनों ओर एक गति करने लगता है, ठीक है। अगर ये पिंड जो यहाँ पर हमने इसको यहाँ से विस्थापित किया है, अगर हम इसको विस्थापित करें तो ये इसका जो कोणीय विस्थापन हो, कोणीय विस्थापन समझते हैं ना, अगर ये पिंड यहाँ से यहाँ चला जाए तो इस स्थिति और इस स्थिति के बीच का जो कोण बनेगा वही है कोणीय विस्थापन। तो अगर हम इस पिंड का जो कोणीय विस्थापन हो उसको हम 5 डिग्री से कम रखें, ठीक है, कोणीय विस्थापन का मान 5 डिग्री से कम रखें, तो ऐसे केस में ये जो यहाँ पर इसका जो मार्ग ये बन रहा है, ये कैसा पथ दिखाई देता है, तो ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, ठीक है। तो अगर किसी पिंड को उसकी साम्य स्थिति से हम विस्थापित कर दें और ऐसा विस्थापित करें कि विस्थापन कोण का मान 5 डिग्री के आसपास रहे, तो इस पिंड का जो विस्थापन, ये जो पथ होता है, ये पथ एक सरल रेखा दिखाई देती है। तो इस प्रकार की आवर्ती गति को हम लोग क्या बोलेंगे, सरल आवर्त गति, ठीक है। सरल क्यों, क्योंकि सरल रेखा पे ये चल रही है, ठीक है। और अगर ज़्यादा विस्थापित करेंगे तो ये फिर एक वक्र रेखा आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इतना ही डिफरेंस है एक आवर्ती गति और एक सरल आवर्ती गति में कि इसका विस्थापन आपको कम रखना पड़ेगा ताकि ये जो मार्ग हो इसका ये वक्रीय न दिखाई दे के एक सरल रेखा दिखाई दे, ठीक है। तो सरल आवर्त गति जो होती है उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इसको आप याद रखिए। 3 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो जो पिंड का विस्थापन हो, उसका पथ हो, वो कैसा हो, एक सरल रेखा में चलना चाहिए, ठीक है। पिंड जो है वो एक सरल रेखा में विस्थापित होना चाहिए। अब देखिए, अब आप ये ना सोचिए कि बहुत अच्छे से यहाँ पर हम लिखें यहाँ पर और ये सब कुछ करें। मैंने सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा मैंने डिटेल में नोट्स बना दिया है। तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाके आप जो PRS द फ्यूचर एकेडमी का एप्लीकेशन है वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे चैप्टर आपको विधिवत वहाँ पर मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं लिखने पर फोकस नहीं कर सकता, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये जो कण है वो सरल रेखा पे, सरल रेखीय मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि त्वरण और विस्थापन दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप पिंड को देखिए यहाँ से विस्थापित करते हैं तो उस पिंड के ऊपर एक बल लगता है। बल लगता है इसका मतलब त्वरण भी रहा होगा। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं और जब त्वरण एग्जिस्ट करता है तभी बल एग्जिस्ट करता है, F बराबर m/a से। तो दूसरा कंडीशन ये है कि त्वरण प्रोपोर्शनल टू विस्थापन, कि जितना ज़्यादा विस्थापन होगा उतना ज़्यादा त्वरण होगा। इसका मतलब कि आप पिंड को यहाँ से साम्य स्थिति से जितना भी इधर विस्थापित करेंगे या फिर जितना भी इधर विस्थापित करेंगे, उस पिंड पर उतना ज़्यादा बल लग रहा होगा या उस पिंड में उतना ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। तो पिंड को आप जितना भी विस्थापित करेंगे उस पिंड में उतना ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, यानी उस पिंड पर उतना ज़्यादा बल लगेगा। और बल किधर लगेगा, तो आप देखिए, अगर आप पिंड को इधर विस्थापित करेंगे तो थोड़ी देर बाद ये पिंड इधर आना चाहेगा, है ना। और जब आप पिंड को ऐसे विस्थापित कर देते हैं तो क्या ये ऐसे ऐसे इसी दिशा में चला जाता है, उस दिशा में जाता तो है, लेकिन क्या उसकी स्पीड बढ़ती जाती है या उसी स्पीड से आगे जाती है, नहीं। आप जानते हैं कि जब इस पिंड को आप साम्य स्थिति से विस्थापित करेंगे आगे तो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाती है। स्पीड कम इसलिए होती है क्योंकि इस पिंड के ऊपर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है और हम इस पिंड को इधर विस्थापित करना चाहते हैं। तो जिधर भी पिंड में हम विस्थापन उत्पन्न करते हैं, पिंड पर लगने वाला बल या पिंड पर लगने वाला जो त्वरण है वो इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में काम करता है। अगर आप पिंड को इस दिशा में विस्थापित कर रहे होंगे तो इसका मतलब पिंड के ऊपर इस दिशा में बल या त्वरण काम कर रहा होगा, इसीलिए इस दिशा में विस्थापित हम करते हैं तो धीरे धीरे इसका वेग कम होता जाता है। वेग कम क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर बल विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। अगर विस्थापन की दिशा में बल लगता तब तो उसका वेग बढ़ता जाता, लेकिन साम्य स्थिति से जब हम पिंड को विस्थापित करते हैं अधिकतम विस्थापन की ओर तो लगातार इसका वेग यहाँ से कम होता जाता है। कम होते 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 यहाँ पर इसका वेग 0 हो जाता है।
फिर उसके बाद अब ये पिंड इधर आना शुरू करता है, ठीक है। तो पिंड इधर आना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे यहाँ तक इसका वेग बढ़ता 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 यहाँ पर अधिकतम होता है, फिर इसके बाद वेग घटते घटते यहाँ पर आके 0 हो जाता है, फिर ये पिंड वापस इधर जाने लगता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिए कि पिंड को आप जिधर भी विस्थापित करते हैं, बल हमेशा उसके बल या त्वरण उसके विपरीत दिशा में काम करता है। इसी वजह से साम्य स्थिति से किसी भी ओर विस्थापित करेंगे तो उसका वेग धीरे धीरे घटता है, क्योंकि त्वरण की दिशा विस्थापन की दिशा के बिल्कुल विपरीत होती है, ठीक है। तो लेकिन अनुक्रमानुपाती है, जितना ज़्यादा विस्थापित करेंगे उतना ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, उतना ज़्यादा बल लगेगा, लेकिन दिशा बिल्कुल विपरीत होगी, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आप यही लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट में ये है कि त्वरण की जो दिशा होती है, ठीक है, त्वरण की दिशा किधर होती है, तो आप ये लिख सकते हैं कि त्वरण की दिशा विस्थापन की दिशा के बिल्कुल विपरीत होती है, या आप ये कह लीजिए कि साम्य स्थिति की ओर होती है, ठीक है, साम्य स्थिति की ओर होती है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिए। कोई भी पिंड अगर सरल रेखा में चल रहा हो और उस पर काम करने वाला त्वरण या बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो लेकिन दिशा में बिल्कुल विपरीत हो, तो ऐसी गति को हम बोलते हैं सरल आवर्त गति, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब आप यहाँ पर सरल आवर्त गति के लिए कुछ विस्थापन का समीकरण आप याद कर सकते हैं। तो 2-3 मैं यहाँ पर इक्वेशन बता रहा हूँ, उसको भी आप नोट कर लीजिए। जैसे सरल आवर्त गति के लिए विस्थापन समीकरण, ठीक है, विस्थापन समीकरण कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉलिटेक्निक के एग्जाम्स में बहुत ही रेयर है, IIT के एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या है विस्थापन समीकरण, तो y बराबर a साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी, और अगर इन जनरल लिखें तो यहाँ पर एंगल भी हो जाता है फाई, ठीक है। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी, जहाँ पर y क्या है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए y को बोलते हैं किसी भी क्षण साम्य स्थिति से पिंड का विस्थापन, और a क्या है तो मैंने आपको बता दिया कि कण का जो अधिकतम विस्थापन होता है उसी को आयाम कहते हैं। तो ये a आयाम है या फिर एम्पलीट्यूड है, ठीक है, अधिकतम विस्थापन है जिसको आयाम कहते हैं। ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी जो है ये कोण है या कला है, और आप इसको बोल सकते हैं फाई को क्या बोल सकते हैं, चलिए इसको आप कह लीजिए कला, या ठीक है इसको कोण लिख देते हैं, कोण। और इस फाई को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रारंभिक कला, ठीक है। प्रारंभिक कला का मतलब जहाँ से भी हम लोगों ने टाइम को मेज़र करना स्टार्ट किया है उससे पहले ही ये साम्य स्थिति से जितना कोण बना चुका था उसको बोलते हैं प्रारंभिक कला या फिर फाई। इन जनरल ये होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और सामान्य तौर पर अगर देखा जाए, अगर आप ओरिजिन से ही या साम्य स्थिति से ही आप मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो फिर फाई वहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया विस्थापन का समीकरण। इसी तरीके से अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेग का समीकरण। तो इसका वेग का समीकरण लिख लीजिए, वेग का समीकरण। तो वेग का समीकरण होता है u बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इस रूप में आप याद कर लीजिए। तो ये वेग का समीकरण हो गया, ठीक है। इसके बाद अब अगर विस्थापन हो गया, वेग हो गया, तो त्वरण का भी समीकरण हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्वरण का समीकरण। देखिए त्वरण का समीकरण, त्वरण का समीकरण क्या होता है, तो अगर अल्फा से प्रदर्शित करें त्वरण को तो अल्फा इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ पर ओमेगा क्या है तो ध्यान रखिएगा आप, ओमेगा जो है इसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, ठीक है, इसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। और ओमेगा के लिए फार्मूला भी होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई एन, ठीक है। तो आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति में ये संबंध है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी लिखिए, आवर्तकाल है ये, और 2 पाई एन जहाँ पर एन क्या है, आवृत्ति है, ठीक है। तो आप ये विस्थापन का समीकरण, वेग का समीकरण, त्वरण का समीकरण याद कर लीजिए। अब यहीं पर एक और फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको भी आप नोट कर लीजिए, और वो फार्मूला है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के लिए, ठीक है। जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो उसकी किसी भी क्षण उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, गतिज ऊर्जा के लिए क्या होता है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाता है वाई स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप यहाँ से नोट करेंगे। इसके साथ ही साथ देखिए जब भी कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो जब वो साम्य स्थिति से विस्थापित होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा लगातार बदल रही होती है, क्योंकि उसका वेग बदल रहा होता है।
इसके साथ ही साथ साम्यावस्था से उसकी दूरी भी बदल रही होती है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान आपस में बदलता रहता है, लेकिन दोनों का जो कुल सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी K प्लस पोटेंशियल एनर्जी U के बराबर होगा। और ये मान कितना आएगा, अगर आप इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसमें हर एक टर्म क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है या फिर स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो आप बोलेंगे हाँ, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बदलती रहती हैं, लेकिन दोनों का जो सम होता है वो टोटल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ जब कोई पिंड दोलनी गति करता है, जैसे सरल लोलक के लिए ही बात कर लें, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, उसकी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण में जो संबंध होता है, उस पर भी कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। वो फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, जहाँ पर g का मान बढ़ेगा वहाँ पर t का मान घटेगा। ठीक है, तो यानी T प्रोपोर्शनल टू √L हो गया, T प्रोपोर्शनल टू √L हो गया, लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ता है। दूसरा है T प्रोपोर्शनल टू 1/√g, इसका मतलब कि जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा वहाँ पर T का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जहाँ पर जैसे खदानों में जाते हैं हम लोग या पहाड़ों पर जाते हैं, तो दोनों जगह पर जाने पर जी का मान क्या होगा, तो मैंने आपको बताया गुरुत्वीय त्वरण वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया जी का मान ऊपर जाने पर भी घटता है और नीचे जाने पर भी घटता है। पृथ्वी की सतह पर या फिर ये कह लीजिए ध्रुवों पर ही जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप पहाड़ों पर जाएंगे या फिर खदानों में जाएंगे तो वहाँ पर जी का मान घटेगा, और जी का मान घटेगा तो वहाँ पर टी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और टी का मान बढ़ने का मतलब क्या होता है, घड़ी जो है वो सुस्त हो जाती है। टाइम बढ़ने का मतलब क्या, घड़ी धीरे धीरे चले। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम पहाड़ों पर जाएं या खदानों में जाएं तो घड़ी क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है कि तेज़ हो जाती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप बोलेंगे पहाड़ों पर या खदानों पर जाने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है, और जी का मान कम होगा तो टी का मान ज़्यादा होगा। टी का मान ज़्यादा होने का मतलब घड़ी धीरे धीरे चलेगी, अर्थात सुस्त हो जाती है, लेजी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है और हम लोग ध्वनि और तरंगों के बारे में अभी आज कोई बात नहीं कर पाए। ये पूरा का पूरा हम लोग रह गए सरल लोलक और सरल आवर्त गति पर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी है, कई सारे फार्मूले हैं, इन सब को आप नोट कर लीजिए। और इसका भी अगर नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके आगे की जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाए हैं उसका भी अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाके आप पीआर द फ्यूचर अकेडमी का ऐप्स डाउनलोड करिए और उसमें आप सारे चैप्टर का नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।